हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर, जिस चैनल का नाम है टेक साइट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा बेसिक टॉपिक। और हमने पिछली बार शायद आयत और वर्ग से संबंधित बहुत कुछ सिखाया था, और पिछले काफी समय से हम सूत्र का प्रयोग भी कर रहे हैं। सूत्र का प्रयोग में हमने बहुत कुछ सीख लिया है, और उसी क्रम में एक और चीज होती है, वो होता है वृत्त। वृत्त से संबंधित भी कुछ सूत्र होते हैं, वो भी हम आज से सीखने वाले हैं। सबसे पहले वृत्त से संबंधित सूत्र क्या होते हैं वो हम जानेंगे। अगर वृत्त की बात करें तो उसका मैथ दो तरह से होता है। एक होता है क्षेत्रमिति के रूप में, जिसमें हम उसका क्षेत्रफल और परिधि सीखते हैं, और साथ ही साथ उसी से संबंधित 9 या 10 में टॉपिक बनता है बेलन का, गोलक का और शंकु का। तो अगर आप वृत्त का जो उसका बेसिक होता है, वृत्त का बेसिक जो क्षेत्रफल और परिधि होता है, वो अगर आप सीखते हैं, उसके बाद ही आप बेलन, शंकु ये सब कर सकते हैं। यानी कि जो 9 और 10 में है वो ये ना समझें कि वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि काम नहीं आएगा। तो सबसे पहले वृत्त का जो क्षेत्रमिति है उससे संबंधित हम इसका बेसिक सीखेंगे। उसके बाद जो वृत्त का जो दूसरा चैप्टर होता है और ज्यामिति को लेकर, ज्यामिति से संबंधित, वो हम किसी और चैप्टर में पूरा करेंगे। तो आज सबसे पहले हम सीखेंगे वृत्त का क्षेत्रमिति से संबंधित सूत्र के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब इस वृत्त के विषय को थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें वृत्त नाम का शब्द बहुत ही कंफ्यूज करता है, यानी कि परेशान करता है। वृत्त शब्द से बहुत से बच्चों को नहीं पता कि वृत्त एक तरह से गोलाकार चीज होती है। गोलाकार, अब गोल कहने से आपके पास दो तरह की तस्वीरें आती हैं। या तो वो रोटी टाइप की गोलाकार होती है, या तो फिर वो बॉल, जो हम बॉल बोलते हैं, जो हम खेलते हैं गेंद, या फिर वो फुटबॉल, उस टाइप की गोल। गोल कहने से दो तरह की चीजें आती हैं, एक चपटा वाला गोलाकार और दूसरा घनाकार वाला गोलाकार, ठीक है। जो आप गेंद की बात करते हो या फुटबॉल की बात करते हैं, वो एक तरह से घनाकार गोल होता है, ठीक है। और दूसरा जो चपटा टाइप का होता है, उससे हम वृत्त कहते हैं, ठीक है। तो गोलक जो हम गेंद और फुटबॉल की बात करते हैं, उस तरह की चीजें, उस तरह की चीजों को ज्यामिति में गोलक कहते हैं, इंग्लिश में स्फेयर कहते हैं। और अगर हम चपटी चीज की बात करें और वो गोलाकार हो, उसका जो साइड का एरिया है वो अगर गोलाकार होता है, तो वो वृत्त होता है, उसी वृत्त कहते हैं। नाम ध्यान दीजिएगा, वृत्त, ठीक है। अब थोड़ा घनाकार चीज और चपटा चीज, यानी कि चपटा नहीं कहेंगे, हम इसे समतल कहेंगे, ठीक है। क्योंकि वस्तुएं दो तरह की होती है, एक तरह से समतल होती है, दूसरा होता है घन। तो अगर कोई चपटा एरिया होता है, जैसे कि एकदम फ्लैट, जैसे कि मान लीजिए ये बुक, ठीक है, ये जो ऊपर का एरिया देख रहे हैं आप, एकदम चपटा है, ठीक है। तो इस एरिया को समतल कहते हैं। तो इसी तरह का अगर कोई गोलाकार चीज है, जैसे कि रोटी, वो भी अगर इसी तरह का, जिसमें सरफेस होता है, जिसका ऊपर का एरिया होता है इस तरह से, उसे ही समतल कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उसकी 4 भुजाएं हैं, ठीक है, 4 भुजाएं हैं, तो वो चतुर्भुज है। लेकिन अगर वो गोल है, समतल में ही, ध्यान दीजिएगा, समतल में ही गोल है, तो वो होता है वृत्त, ठीक है। लेकिन अगर वो किसी मोटे साइज का है, जैसे कि बॉल, गेंद, जिसे गोलक कहते हैं, ठीक है। और गोलक में गोलक को समझना ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। हम बहुत सारे बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, गेंद खेलते हैं, और भी बहुत सारी गोलक चीज़ें होती हैं हमारे आसपास। फिलहाल तो हमारा चैप्टर है वृत्त, ठीक है। तो अगर आप वृत्त किस तरह की चीज़ होती है वो अगर आप समझ गए होंगे, तो आपको इसके उदाहरण आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि कोई सिक्का होता है, ठीक है, और जैसे कि मेरे पास एक और चीज़ है, और वो है ये छल्ला, ठीक है, ये कड़ा है। तो ये एक तरह से गोल है, ठीक है, और ये समतल भी है, ठीक है, ये समतल भी है। और
इसमें कोई आयतन है ही नहीं, ठीक है, इसमें कोई आयतन है ही नहीं। तो ये एक तरह से गोलाकार तो है, लेकिन ये गोलक नहीं है, ये हमारा वृत्त होगा, ठीक है। तो वृत्त को इतना समझना शायद काफ़ी है, और कुछ उदाहरण भी समझाना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वृत्त कहाँ कहाँ होता है वो नहीं समझ पाते। तो हाँ, जैसे कि ये देखिए, ये थर्मस है, इसका जो निचले वाला हिस्सा होता है, इसी तरह की बहुत सारी बोतल भी होती हैं, तो ये नीचे का एरिया एकदम समतल होता है, ये हाँ, इसे हम वृत्त कहेंगे। तो वृत्त किस तरह की चीजें होती हैं अगर आप वो समझ गए हो तो ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एरिया, ठीक है, इससे हम घनाकार कहेंगे, ठीक है। इसे यहाँ पूरा, क्योंकि यहाँ भीतर बहुत सारी जगह है, ये समतल नहीं है, भीतर समतल नहीं है, इस तरह का चपटा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये पूरा एरिया इसे घनाकार कहेंगे, लेकिन इसे समतल कहेंगे। और क्योंकि ये साइज, इसका आकार ही गोलाकार है, इसीलिए इसे वृत्त कहेंगे, ठीक है। अब वृत्त की अगर मैं परिभाषा बोलूं तो यूट्यूब में तो इसके साथ बहुत सारी परिभाषा मिल जाएंगे। तो मैं इसे अपने तरीके से इसकी परिभाषा बोलने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मेरी जो परिभाषा है उसे समझने के लिए पहले आपको रेखा पता होनी चाहिए। रेखा दो तरह की चीजें होती है, एक होता है सरल रेखा, एकदम सीधा सरल, ठीक है, सीधा, जैसे कि ये छड़ी, ये वाला एकदम सरल रेखा है, ठीक है। ऊपर दूसरा होता है वक्र रेखा, वक्र रेखा जो टेढ़ा होता है, ठीक है, या फिर ऐसा भी टेढ़ा होता है। तो वृत्त में वक्र रेखा होता है, यानी कि अगर आप ध्यान दें, जैसे कि ये, ठीक है, ये अगर आप इसे रेखा माने तो ये एकदम टेढ़ा है, सीधा है नहीं, ठीक है। तो मेरी परिभाषा में मैं ये कहना चाहूंगा, वृत्त की परिभाषा को हम थोड़ा विस्तार से इस तरह से कहेंगे, एक निश्चित बिंदु से, ठीक है, एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर, ध्यान दीजिएगा, एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर स्थित वक्र रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को, ठीक है, एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर बने वक्र रेखा से घिरे हुए क्षेत्र को वृत्त कहते हैं। मेरी समझ में वृत्त का इससे बेहतर परिभाषा भी शायद हो सकता है, लेकिन मेरी समझ में ये परिभाषा शायद काफी है, ठीक है। तो अगर आप मेरे वृत्त की परिभाषा समझ गए हो तो अब जरूरी है कि वृत्त का क्षेत्रमिति से संबंधित क्या क्या सूत्र होता है और इससे संबंधित क्या क्या तत्व होते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि इससे संबंधित तत्व सबसे पहले होता है व्यास, फिर अर्धव्यास होता है, ठीक है, उसके बाद होती है इसकी परिधि, और इसके बाद होता है इसका क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्त के जो ये चार तत्व हैं उसके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम इसके इनके जो सूत्र वगैरह होते हैं, फॉर्मूला, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले इनके तत्वों में हम परिधि के बारे में जानेंगे। परिधि वो जानना मुश्किल नहीं है, जिस तरह से आयत में जो बाहर की सीमा होती है उसे परिसीमा कहते हैं, वर्ग में भी उसे परिसीमा कहते हैं। तो उसी तरह से वर्ग में जो बाहर की जो सीमा होती है, वृत्त के बाहर की सीमा, उसे ही परिधि कहते हैं। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो ये छल्ला अगर हम यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई जानेंगे तो इसे हम परिधि कहेंगे, ठीक है। तो किसी भी वृत्त में उसके बाहर की पूरी लंबाई को, यानी कि उसकी बाहरी सीमा की पूरी लंबाई को परिधि कहते हैं। तो परिधि उतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो परिधि निकालने का भी एक सूत्र है जो हम आगे बताएंगे, लेकिन इसके आगे ये जानिए कि व्यास और अर्धव्यास क्या होता है। ये तो पता है हमें कि किसी भी वृत्त में उसका एक निश्चित बिंदु बीच में होता है, ठीक है। तो वो बिंदु एक तरह से वृत्त का केंद्र होता है, ठीक है, वृत्त का केंद्र होता है। तो एक तरह से केंद्र की भी परिभाषा हम बोल सकते हैं, वो ये होगा कि वृत्त के सबसे बीच वाले हिस्से को, यानी कि वृत्त के बीच वाले हिस्से को केंद्र कहते हैं, ठीक है। वृत्त का जो सबसे बीच वाला बिंदु होता है उसे केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को, ध्यान दीजिएगा, केंद्र से परिधि तक की दूरी को केंद्र से परिधि तक की दूरी
को अर्धव्यास कहते हैं। ठीक है। और एक बात जो इस चैप्टर में तो काम नहीं आएगा, ज्यामिति में काम आएगा, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है। ठीक है। तो वृत्त के किसी एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक की दूरी को, वृत्त के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक की दूरी को, या फिर वृत्त के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक जाने वाली सरल रेखा को, सरल रेखा यानी कि एकदम सीधा रेखा, उस सरल रेखा को जीवा कहते हैं। ठीक है। तो जो जीवा केंद्र से होकर गुजरता है, जो जीवा केंद्र से होकर गुजरता है, उससे ही व्यास कहते हैं। ठीक है। यानी कि वो व्यास, अर्धव्यास जो होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी, उससे वो डबल होता है। ठीक है। यानी कि एक वो सरल रेखा, वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली वो सरल रेखा जो वृत्त के एक कोने से दूसरे कोने तक जाती है, उससे व्यास कहेंगे। ठीक है। तो व्यास और परिधि ये हम समझ चुके हैं। अब जानते हैं क्षेत्रफल के बारे में। किसी भी वृत्त के अंदर ही, जैसा कि हमने क्षेत्रमिति चतुर्भुज में सीखा था, किसी भी समतल का जो भीतर का पूरा एरिया होता है, उसमें कितना जगह हुआ भरा पड़ा है, ठीक है, उससे ही क्षेत्रफल कहते हैं। और ये क्षेत्रफल शब्द केवल समतल चीज़ों के लिए होती है, सिर्फ समतल चीज़ों के लिए। तो यानी कि वृत्त में क्षेत्रफल होगा, आयत में क्षेत्रफल होगा, वर्ग में क्षेत्रफल होगा, लेकिन जो हम बोल बोलते हैं, ठीक है, उस बोल में क्षेत्रफल केवल बाहर की चीज़ों का होगा। जैसे कि मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो ये जो बाहर का जो तल है, ये एक तल ही है, बाहर बाहर, तो इससे हम क्षेत्रफल में कह सकते हैं। लेकिन भीतर का जो पूरा जगह है, इसमें कितना पानी भरेगा, तो उससे हम आयतन कहेंगे। ठीक है। तो क्षेत्रफल कहने से वो केवल तल की चीज़ों का होता है, सिर्फ समतल चीज़ों का, या फिर वक्रतल भी कहेंगे, तो उसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है। तो ठीक उसी तरह से ये जो वृत्त है, उसका भी भीतर का पूरा एरिया भरा हुआ एरिया, वो क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है। तो अब इनकी सूत्र से संबंधित देखते हैं। सबसे पहले व्यास और अर्धव्यास। ठीक है। अगर आपके प्रश्न में दिया रहेगा अर्धव्यास, ठीक है, तो अर्धव्यास जो होता है, अगर हमें अर्धव्यास से व्यास बनाना हो, अर्धव्यास से व्यास बनाना हो, तो जैसा कि हमने कहा, व्यास अर्धव्यास का दोगुना होता है। यानी कि व्यास बराबर 2 गुना अर्धव्यास। ठीक है। यानी कि अर्धव्यास से 2 गुना करेंगे, व्यास निकल जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर हमें अर्धव्यास निकालना हो, तो अर्धव्यास बराबर व्यास बट्टा 2, यानी कि व्यास को 2 से भाग करेंगे, यानी कि 2 भाग करने से ही, व्यास को 2 भाग करने से ही उसका अर्धव्यास निकल जाता है। ठीक है। अब बढ़ते हैं वृत्त की परिधि की ओर। वृत्त की परिधि का सूत्र उतना मुश्किल नहीं है। वृत्त की परिधि बहुत ही आसान है। जो मैंने इसके पहले व्यास और अर्धव्यास पढ़ाया, जो अर्धव्यास होता है उसे आर से, छोटा आर से संबोधित करते हैं। ठीक है। तो यहाँ मतलब कि इसमें अर्धव्यास की जरूरत पड़ती है। हमारी जो वृत्त की परिधि है, उसमें अर्धव्यास की जरूरत पड़ती है। अगर मैं इसको वृत्त की परिधि बराबर बोलूँ, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर होता है। यहाँ पाई एक तरह से एक चिन्ह होता है, जिसका मतलब ही होता है 22/7। ठीक है। 22/7 इसका चिन्ह सूत्र यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है। वृत्त की परिधि है 2 पाई आर। यहाँ पाई को कुछ इस तरह से बनाया गया है। ठीक है। किताबों में भी आप देख सकते हैं। और यह आर यानी कि अर्धव्यास। अगर आप इन्हें सटीक ढंग से लिखना चाहें, हिंदी में लिखना चाहें, तो इसी तरह से 2 होगा, पाई होगा, और यहाँ पे जो आर है वो होगा अर्धव्यास। और मैथ बनाते टाइम इस पाई का मान आपको यहाँ पे जैसा पाई लिखा हुआ है, इसकी जगह पर आपको 22/7 लिखना है। ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है वृत्त की परिधि 2 पाई आर। ठीक है। तो आपको केवल 2 एक्स्ट्रा लगाना है, पाई का मान 22/7 लगाना है, और क्वेश्चन में आर दिया ही रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन में आर यानी कि अर्धव्यास दिया ही रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो व्यास दिया रहेगा,
लेकिन आपको उस व्यास को पहले अर्धव्यास बनाना होगा। व्यास को पहले अर्धव्यास बनाना होगा, जो मैंने अभी कुछ देर पहले सिखाया, व्यास से अर्धव्यास बनाना। तो अर्धव्यास बनेगा तभी आप ये सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आप इसे ध्यान से देख सकते हैं। आपके सामने जो तस्वीर दिख रही है, उसी तस्वीर में आप देख सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल ऊपर 1 नंबर में लिखा हुआ है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल भी कोई मुश्किल नहीं है। जो आप वृत्त की परिधि अभी फॉर्मूला लिखा हमने, उसमें 2πr है, बस इतना ही। आर को कुछ नहीं करना है, 2 पहले से ही रहेगा, पाई पहले से ही रहता है। लेकिन वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो बहुत ही ईजी है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल में आपको 2 नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज या फिर भूल जाते हैं, 2 लगा देते हैं। क्षेत्रफल में 2 बिल्कुल नहीं लगाना है वृत्त का क्षेत्रफल में, उसमें केवल पाई लगाना है और आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर यानी कि हाँ, आर का वर्गमूल होता है। यानी कि मान लीजिए आपका आर जो अर्धव्यास होता है, आर का मान 7 सेंटीमीटर, यानी कि अर्धव्यास का मान अगर 7 सेंटीमीटर होता हो तो उसका स्क्वायर होगा। जैसे आर का स्क्वायर लिखा हुआ है फॉर्मूले में, उसी तरह से 7 का स्क्वायर होगा। 7 का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर 7 गुने 7 होता है, यानी कि 49। उसी तरह से 8 का स्क्वायर 8 गुने 8 यानी कि 64। उसी तरह से 3 का स्क्वायर 3 गुने 3 यानी कि 9। तो स्क्वायर तो आप लोग पहले से ही समझते होंगे। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल भी अभी तक तो हम इसे समझ ही चुके हैं। तो मैं इससे संबंधित एक फॉर्मूला या फिर एक मैथ बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मान लीजिए किसी वृत्त का व्यास, मान लीजिए किसी वृत्त का व्यास आपका 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। तो उसमें जो पहला हमने अर्धव्यास निकालने का सूत्र सीखा था, मैंने पहले ही कहा था कि हमें सबसे पहले अर्धव्यास निकालना होगा। ठीक है, तो अर्धव्यास अगर हमें चाहिए तो अर्धव्यास बराबर d/2, यानी कि r बराबर d/2, यानी कि व्यास बट्टा 2 करना है। तो व्यास अगर 14 है तो बराबर 14/2, यानी कि अगर हमने आपस में काट लें 2 और 14 को, तो वो आपस में कटकर हो जाएगा 7, यानी कि अर्धव्यास बराबर 7, यानी कि r बराबर 7 माना जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर हमें इसी की परिधि निकालनी है, 2πr ही होता है। ठीक है, 2πr, तो पाई का मान तो हमारा 22/7 होता है, यानी कि बराबर देके हमें लिखना है 2 इंटू 22/7 इंटू आर, जिसका मान 7 था, तो वहाँ पे हो जाएगा 7। ठीक है, फिर नीचे यहाँ 22 के नीचे 7 है, वो 7 और इधर इंटू देखिए ऊपर जो 7 में है वो आपस में कट जाएंगे, तो बचेगा 22 गुना 2। इन्हें आपस में गुना करेंगे तो हो जाएगा 44। ठीक है, सेम टू सेम अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है और इसी अर्धव्यास में 7 के ही अर्धव्यास 7, इसी में अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो पाई r स्क्वायर होगा। तो पाई का मान 22/7 होगा इंटू 7 का स्क्वायर, आप चाहे 49 लिखें या फिर आप उसे 7 गुने 7 भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं 7 गुने 7 लिखता हूँ तो यहाँ पे ऊपर का 7 और नीचे 22 के नीचे जो हर है वो 7 आपस में कट जाएगा, बचेगा 1 7 गुना 22। तो 22 गुना 7 अगर आपस में गुना करेंगे तो 154 हो जाएगा। तो इस तरह से वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, वृत्त का अर्धव्यास हमने तीनों निकाला। ठीक है, और ये मैथ उतना मुश्किल नहीं है। अगर आप ये पूरा मैथ समझ गए हों और जो भी फॉर्मूले वगैरह मैंने बताए वो अगर आप समझ गए हैं तो ठीक है, आपको आगे के मैथ और भी आसान होंगे। अगले चैप्टर में इससे संबंधित मैथ करने की कोशिश भी करेंगे और इसी से और कौन कौन से फॉर्मूले बन सकते हैं उस बात पे हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो क्योंकि लंबी होती जा रही है तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।